चलो बहुत ही स्पीड से हम लोग निपटाने वाले हैं, ठीक है। तो पहला जो एंग्लो कार्नेटिक वॉर, तो कार्नेटिक वॉर का टाइमलाइन आपको याद रखना है 1746। तो 1746 में इधर क्या हो रहा होगा आपका, 1746-48 तरफ तो यही होगा आपका, क्या बोलते हैं, रंगीला ही होगा यहाँ पे। तो 1740 तरफ तो मराठा अपना पावर में है। तो कार्नेटिक में आ रहा है, तो कार्नेटिक का इमीडिएट कोर्स क्या है, तो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी है। तो क्या है, पहला ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन याद रखिए, ठीक है। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन सीधा कोट कीजिए। ऑस्ट्रिया ब्रिटेन बैक कर रहा था, प्रूसिया को फ्रांस बैक कर रहा था, दो को याद रखिए। फ्रेंच का क्या रिस्पॉन्स था, तो बेसिकली क्या हुआ था कि वीकर पोजीशन, फ्रेंच ओपन कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा था, ब्रिटिश ने भी वॉर प्रोवोक किया था, ठीक है। फ्रेंच शिप को सीज कर लिया था कोरोमंडल कोस्ट में। इस कोरोमंडल कोस्ट में फ्रेंच शिप को टेक ओवर हो गया था। तो फ्रेंच डुप्लेस था उस समय का गवर्नर जनरल, वो आपका ला बोर्डनोइस था, जो मॉरिशस का गवर्नर था, उससे मदद मांगा, ठीक है। फ्रेंच सेंट जॉर्ज को कैप्चर कर लिया, ठीक है। सेंट जॉर्ज को कैप्चर कर लिया, 17 रॉबर्ट क्लाइव प्रिजनर बन गया, ठीक है। अब उससे क्या हुआ कि जो अनवरुद्दीन है, ठीक है, जो नवाब था कर्नाटक का, वो अलाई था ब्रिटिश का, वो अटैक किया फ्रेंच पे और रीजनल पीस को भंग किया। रिजल्ट क्या हुआ कि एक स्मॉल फ्रेंच फोर्स था जो अनवरुद्दीन का, जो आपका अनवरुद्दीन जो कि नवाब था कर्नाटक का, उसका 10,000 का को हटा दिया। पहला बैटल होता है बैटल ऑफ सैंड थॉम, अदिया रिवर पे मद्रास पे। तो बैटल ऑफ सैंड थॉम पहला कर्नाटिक वॉर का पहला वॉर है, याद रखना, 1748 में, ठीक है। या पहला कर्नाटिक वॉर बैटल ऑफ सैंड थॉम्स अदियार रिवर पे, ट्रीटी ऑफ एक्स द चैपल हो रहा है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ एक्स द चैपल हुआ, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि मद्रास ब्रिटिश को दे दिया गया, फ्रेंच को नॉर्दर्न अमेरिका में टेरिटरी मिला, लुइसबर्ग बोल के जगह था वो मिला, ठीक है। तो अब बैटल ऑफ सेंट थॉमस में कुछ कुछ नुआंस हम लोग को याद रखना है कि जो कैप्टन पैराडाइज था और जो नवाब का कर्नाटिक था, तो बिकॉज फ्रेंच रिफ्यूज टू हैंड ओवर मद्रास, ठीक है, अदियार रिवर पे डुप्लेक्स और क्लाइव एक अच्छा लीडर बन के निकला, ठीक है। और नेवल पावर की वजह से हुआ, ठीक है। तो मिलिट्री लेसन को मिला कि स्मॉल डिसिप्लिन यूरोपियन आर्मी हरा सकता है, नेवल पावर का डिसाइसिव रोल है, ठीक है। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी से पता चला, ठीक है। 1748 खत्म हो गया, अब 1749 से 1754 का समय याद रखिए। 1749 से 1754 में यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे आपका अहमद शाह अब्दाली ऊपर अटैक कर रहा है, अहमद शाह आलमगीर टू, ये लोग हैं, ठीक है। अब नीचे में क्या हो रहा है कि आर्कोट का सक्सेशन हो गया। अब बेसिक आपको समझना ये है, हाँ, कि अब जो ब्रिटिश का तरफ से था अनवरुद्दीन और उसका बेटा मोहम्मद अली, डुप्लेक्स सपोर्ट कर दिया चांदा साहिब को, ठीक है। अब चांदा साहिब जीत गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि बैटल ऑफ अंबर होता है, तो बैटल ऑफ सेंट थॉमस, बैटल ऑफ अंबर हुआ वेलोर के सामने। इसमें फ्रेंच जीत जाता है, अनवरुद्दीन मर जाता है, ठीक है। और जो चांदा साहिब था एज ए नवाब ऑफ आर्कोट स्टेब्लिश हो जाता है। पहला जो फेज था सेकेंड कार्नोटिक वार में, ये लोग जीत जाता है, ठीक है। दूसरा हुआ कि निजाम उल मुल्क मर जाता है 1748 में। तो नासिर जंग जो रहता है, निजाम उल मुल्क का बेटा रहता है जिसको ब्रिटिश सपोर्ट करता है, उसका पोता रहता है मुजफ्फर जंग जिसको ब्रिटिश सपोर्ट कर, फ्रेंच सपोर्ट करता है। तो नासिर जंग जो होता है मुजफ्फर जंग को, अ, नासिर जंग किल मुजफ्फर जंग बिकम्स निजाम। तो फ्रेंच पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ जाता है, ठीक है। तो बस्सी को वहां पे बैठा दिया जाता है, ठीक है। तो नासिर जंग को मार दिया जाता है, मुजफ्फर जंग अपना बाप को ही मार देता है, ठीक है। टर्निंग पॉइंट आया बैटल ऑफ आर्कोट, तो बैटल ऑफ अंबर जीत गया इन लोग, हैदराबाद का सक्सेशन कर लिया। अब बैटल ऑफ आर्कोट जब होता है 1751 में, तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, कैप्चर्स चांदा साहिब से, फिर से आर्कोट कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो फ्रेंच इन्फ्लुएंस यहाँ से घट जाता है, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, आर्कोट पे कैप्चर कर लेता है क्योंकि त्रिचुनापल्ली तक ये लोग आ गया रहता है, ठीक है ना। क्योंकि अनवरुद्दीन को तो मार दिया रहता है, तो उसका बेटा मोहम्मद अली को पकड़ने के लिए चांदा साहिब जाता रहता है, ठीक है। तो उसमें दिक्कत हो जाता है। तो फाइनल विनर बनता है आपका कार्नेटिक पॉलिटिक्स में। तो 210 मेन था, 53 दिन तक रोक दिया था बैटल ऑफ आर्कोट में। तो मोहम्मद अली जीतता है, ठीक है। अब ये जो ट्रीटी होता है ना आपका, वो एक ब्लंडर बोलता है बिकॉज इट गिव अवे एवरीथिंग, डुप्लेक्स जो कंकर्ड किया था। तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, तो पहला था ट्रीटी ऑफ एक्स द चैपल, दूसरा था ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी आपका 1754 में होता है, ठीक है। रॉबर्ट गोडियो बुला लिया जाता है, डुप्लेक्स को, गोडियो जाता है, ठीक है। और दोनों एग्री करता है कि नेटिव डिस्प्यूट में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे होता है कि सपोर्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या बात हो रहा है कि इंडियन अथॉरिटी इटसेल्फ बिकम एन डिपेंडेंट ऑन
यूरोपियन सपोर्ट। तो ये एक सिग्निफिकेंस पॉइंट है कि अब इंडियन अथॉरिटी was no longer necessary for European success. Indian authority itself becoming dependent on European support. ये चीज एक सेकंड कार्नेटिक वॉर में निकल के आता है। थर्ड कार्नेटिक वॉर में आपका लाली को नाम याद रखिए, एक बंदा है लाली। अब ये लाली क्या करता है, फ्रेंच ऑफेंसिव हो जा रहा है, ठीक है। तो 1758 में आता है, ये आपका सेंट डेविड को कैप्चर कर लेता है, विजयनगरम को कैप्चर कर लेता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ब्रिटिश भी स्ट्रेटेजिक गेन करता है, 1757 में वो लोग बहुत सारा जीत गया है, ठीक है। तो जो निज़ाम है ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ मुसलीपट्टनम होता है और नॉर्दर्न सरकार इन लोग को मिल जाता है, ब्रिटिश को मिल जाता है। फिर एक फाइनली बैटल ऑफ वांडीवॉस होता है, सर आयरकुट और लॉरेंस के साथ, जो ब्रिटिश के साथ था, वहाँ पे काउंट लाली और बस्सी लड़ता है, फ्रेंच मिलिट्री पावर हार जाता है, ठीक है। तो 1758 में आपको नॉर्दर्न सरकार जो होता है, जो पहले निजाम के अंदर रहता है, और फ्रेंच जो सलाबत जंग है, ठीक है, जो फ्रेंच बैक था, वो ब्रिटिश को दे दिया जाता है अंडर ट्रीटी ऑफ मछलीपट्टनम, रिवर्सिंग द फ्रेंच इन्फ्लुएंस बिफोर ब्रिटिश डिस्ट्रॉय द फ्रेंच मिलिट्री मछलीपट्टनम, ठीक है। मछलीपट्टनम में लोग एक राउंड युद्ध भी करता है, ठीक है ना, बट पहले ही पहले ट्रीटी करके भी बिफोर ब्रिटिश डिस्ट्रॉय द फ्रेंच मिलिट्री मछलीपट्टनम, ठीक है। तो फ्रेंच का इन्फ्लुएंस वहाँ पे खत्म हो जाता है नॉर्दर्न कार्नेटिक में, ठीक है। फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है 1763 में, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल डिफिशिएंसी डिफरेंसेस हम लोग को बताना होगा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेट ओन था, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल था, वगैरह वगैरह, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है और उसको अब कोई फोर्टिफाई करने का पावर खत्म हो जाता है, ठीक है, सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हो 1763 के बाद, ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद, इतना याद रखना है आपको। हाँ, तो डुप्लेक्स का जो अगर हम लोग बात करें ना, तो आर्किटेक्ट था इंडिया का कॉन्क्वेस्ट मॉडल का, ठीक है। ट्रेडिंग से रूलिंग चेंज किया था, ये डुप्ले ही किया था, जो किंग मेकर का रोल था। जैसे आप बोलिए कि अ, चांदा साहिब हो गया, मुजफ्फर जंग हो गया, इसको प्रोटेक्टरेट पोजीशन पे बैठाना, ये सब करना, जो सब्सिडरी अलायंस का चीज़ था कि कैसे हैदराबाद में बस्सी को बैठाना, ये सब चीज़ आपका स्टार्ट किया था डुप्ले ही, ठीक है। और जियो स्ट्रेटेजिक मिस जजमेंट, ठीक है। तो डुप्ले कार्नेटिक ब्लंडर किया कि अ, जो डुप्ले इंडिया का चाबी खोज रहा था मद्रास में, पर आपका क्लाइव को मिल गया वो बंगाल में, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट समझना होगा। तो डुप्ले ट्रेड फंड को पॉलिटिक्स में यूज़ किया, अपना पर्सनल फॉर्च्यून भी बहुत सारा यूज़ किया था। ब्रिटिश को फ़ायदा हुआ आपका वहाँ से सरप्लस से, ठीक है। कमांडर गैप भी आप बोल सकते हैं। तो डुप्ले फील्ड कमांडर नहीं था, जबकि क्लाइव व्लाइव सब नीचे में ही था, कमांडर था, ठीक है। जो तिरुचिरापल्ली का सीज हो गया या आरकोट का सीज हो गया, ये सब, ठीक है। कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करेंगे तो जैसे गोडियो था, उसका उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है। जो फिर आपका ये बंदा जो आया था, गोडियो के बाद लाली जो आया था, वो भी उतना उसका इम्पैक्ट नहीं था, ठीक है। तो ओवर एम्बिशियस था ये लोग, कोऑर्डिनेशन सही से नहीं होता था, ठीक है। तो पुअर एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन था, मिलिट्री लिमिटेशन था, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट था, ये सब चीज़ कर सकते हैं वो। क्लाइव को बोल सकते हो सोल्जर स्टेट्समैन था, ठीक है। इसके बाद बैटल ऑफ प्लासी को एक बार याद करना है, उस समय आलमगीर टू है आपका यहाँ पे, फरमान का मिसयूज हो रहा था, ठीक है। तो उसके लिए बमक रहा था ये बंदा, ब्लैक होल ट्रेजेडी का एक कारण ये लोग बता देता है 1756 में। बट बेसिकली अनऑथराइज्ड जो फोर्टिफिकेशन होता है फोर्ट विलियम का विदाउट नवाब अप्रूवल, तो जो सिराजुद्दौला था वो सीज करने के लिए पहुंच जाता है आपका, जो वहाँ पे लोग फोर्ट विलियम को फोर्टिफाई करते रहता है, ठीक है। तो क्लाइव सीक्रेट अलायंस बना लेता है आपका शौकत जंग से। तो शौकत जंग नवाब पूर्णिया का नवाब था, ठीक है, सिराजुद्दौला का कज़न था। घसीटी बेगम, मीर जाफर आर्मी कमांडर था। जगत सेठ, राय दुर्लभ, ओमीचंद, ठीक है ना, ये लोग। और गिव असाइलम टू ए पॉलिटिकल फ्यूजिटिव कृष्णा दास, सन ऑफ राय वल्लभ, ठीक है। बैटल एक्चुअल में लड़ा ही नहीं गया था, ठीक है। तो नवाब का 50,000 का आर्मी था, ब्रिटिश का 3,000 का आर्मी था, बट मीर जाफर जो था वही धोखा दे देता है मिड बैटल में, ठीक है। तो बस 11 घंटा चलता है, नवाब हार जाता है, और आपका कॉन्स्पिरेसी के तहत मीर जाफर पपेट रूलर बन जाता है। स्पॉन्सर्ड स्टेट का बिगिनिंग हो जाता है आपका मीर जाफर से ही, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। 1757 में बहुत प्लंडर होता है, लाइक 2.2 करोड़ रुपया वार्ड इंडेमनिटी ले गया है, 24 परगना जमींदारी ले गया है,
दस्तक एक्सपेंड हुआ है, वेलिज़ली का सब्सिडियरी अलायंस का प्रीकर्सर है, ठीक है? कि जो ब्रिटिश ट्रूप आपका यहाँ पे बंगाल में नवाब के कोच पे बैठेगा, एक इंग्लिश रेजिडेंट होगा, ठीक है? ये सब आपको समझाना होगा, ठीक है? तो ओमी चंद ही ब्रोकर था, इसे याद रखना है, ठीक है? हाँ, डबल ट्रीटी हुआ था विथ ओमी चंद, ठीक है? तो इसके बाद आपको 24 परगना का जमींदारी मिलता है, बैटल ऑफ चिंसूरा होता है, डच के साथ कोल्यूट करता है तो 1759 में डच का भी बांस करता है, फिर मीर जाफर को हटाता है, मीर कासिम को बनाता है, मीर कासिम अपना यहाँ मुंगेर ले जाता है, ठीक है? पर फिर मीर कासिम भी दिखता है कि मीर कासिम एग्री करता है। पहले मीर जाफर चिंसूरा के साथ ये करके मीर जाफर रिजाइन करके मीर कासिम को बनाया जाता है। तो मीर कासिम क्या करता है कि मीर कासिम बर्दवान मिदनापुर चित्तागोंग दे देता है। पहले तो देखो नॉर्थ 24 परगना चल गया है, फिर मिदनापुर चित्तागोंग चला गया, बर्दवान चला गया। जो सिलहट में चूना का ये था, वो ट्रेड था, वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का एनिमी के साथ ये नहीं होगा, ठीक है? तो ट्रेड फ्लो अब चेंज हो गया। अब कोई नो, अब जो बंगाल का जो सरप्लस था, मतलब पेइंग फॉर इट्स ओन एक्सपोर्ट, ठीक है? ये चीज़ था कि यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो पैसा वहाँ से देना था, ये चीज़ ये लोग यहीं से पैसा दे रहा था। ये चीज़ आप बोल सकते हैं बड़ा नुआंस पॉइंट है यहाँ पे, कि अपना ही एक्सपोर्ट के लिए लोग पे कर रहा था, ठीक है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गेम था ऑफ हायर एंड फायर, ये चीज़ आप बोल सकते हैं कि स्पॉन्सर्ड स्टेट बना दिया था, कि मीर जाफर को उठा रहा है, बैठा रहा है, ठीक है? अ, इसके बाद आपका, और इसमें नुआंस पॉइंट क्या है? अ, इसके बाद आपका जब 64 में बक्सर होता है, ठीक है? उसके बाद पूरा ही कंट्रोल हो जाता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पढ़ेंगे, उसमें आपका मुगल एज ए टाइटलर रूलर बच जाता है, ठीक है? ये चीज़ याद रखना है। तो मराठा सेंट्रल इंडिया में डोमिनेट कर रहा है, मैसूर राइज कर रहा है, अभी सिख है पंजाब में, और फ्रेंच अभी दक्कन में है, ठीक है? बाकी पत्ता साफ हो गया है आपका इन लोग का, मुगल लोग का, ठीक है? चलिए बैटल ऑफ बक्सर को समझ लेते हैं जल्दी से। तो बैटल ऑफ बक्सर जो था, असली की दिया है बंगाल का, ठीक है? तो बैटल ऑफ बस बक्सर जो है, क्या बोल के लोग किया कि जो फ्री ट्रेड पासेस मिला था ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, वो नवाब का रेवेन्यू बहुत जो डिक्लाइन हो रहा था, पहला चीज। दूसरा, क्योंकि जो दस्तक था ना, वो एक्सटेंड हो गया था आपका 1757 का प्लासी वॉर में। मतलब वार्ड इंडिमनिटी तो मिला 2.2 करोड़ का, जमींदारी गया, दस्तक एक्सपेंड किया, सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट हो गया, ठीक है? मेन मनी मटेरियल्स का गेन जो मिला, वो आगे जो बैटल ऑफ वांडी वॉस जो हम लोग पढ़े हैं 1760 में, ट्रीटी ऑफ पेरिस जो हुआ 1763 में, वो सबसे ब्रिटिश को बहुत फायदा मिला। तो आप एसेंस सेन का समझिए कि जो दस्तक का मिसयूज हुआ, मीर कासिम एक रिफॉर्मर की तरह उभरा, ठीक है? क्या किया मीर कासिम? मीर कासिम बेटा बोला कि हम लोग सारा इंटरनल ड्यूटी एबोलिश करने वाले हैं, ठीक है? तो कि जो, क्योंकि अब इन लोग तो दस्तक मिल गया, फ्री ट्रेड है, तो अब इन लोग क्यों इंटरनल ड्यूटी देगा? सबको ही हटा दिया, सबके लिए फ्री कर दिया। मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दिया, ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म किया, ठीक है? ट्रिपल अलायंस बना आपका सुजाउद्दौला और शाह आलम टू के साथ, ठीक है? तो सुजाउद्दौला अवध का और शाह आलम टू मुगल का। तो ब्रिटिश को चैलेंज किया, ट्रिपल अलायंस बना। अब ये लोग सब फिर लड़ा 1764 में मेजर हेक्टर मुनरो के साथ, ठीक है? ये याद रखना है। मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम टू सब मिलकर पिलाया। 7,000 वर्सेस 40,000 का आर्मी था, हार गया, ठीक है? तो पपेट सिस्टम का एंड हुआ, नवाबी रेजिस्टेंस, सब चीज़ वहाँ पे ख़त्म हुआ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ। आपका रॉबर्ट क्लाइव मीडिएटिंग किया था। अब पहला ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है अवध का नवाब के साथ, जो था सुजाउद्दौला। ये बोला कि भैया अवध को एनेक्स नहीं करेंगे, एज ए बफर स्टेट रखेंगे। ये चीज़ बोला अफगान और मराठा से ही करने के लिए। इलाहाबाद और कारा जो जगह था, वो देने के लिए बोल दिया। 50 लाख का इंडेमनिटी ले लिया इन लोग से, और फ्री ट्रेड अवध के एरिया में ले लिया। बलवंत सिंह को बनारस का जमींदार बना दिया, ठीक है? शाह आलम के साथ जो ट्रीटी हुआ, उसमें एम्परर इलाहाबाद में ही रहेगा, दिल्ली से हट गया, ठीक है? दीवानी राइट मिल गया उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा का। 1764 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से मिला है बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी राइट्स, ठीक है? कंपनी मुगल एम्परर को ईयरली स्टिपेंड देगा 26 लाख का, ठीक है? निजामत फंक्शन के लिए 53 लाख एलोकेट किया, बाकी सब खा गया लोग, ठीक है?
ये चीज़ आप समझ लीजिए। बंगाल का रेवेन्यू से निजामत फंसन के लिए बाकी 26 लाख अलग से देगा अब ईयरली स्टिपेंड, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट 1765 से 1772 तक जो क्लाइव बना दिया वहाँ पे, तो दीवानी राइट आपका मनी और आर्मी कंट्रोल ले लिया ये लोग, ठीक है। अब जो डबल चीज लिया, ठीक है, तो नवाब के पास निजामत था, इसके पास रेवेन्यू था, ठीक है। तो ग्रेट फेमाइन आया आपका 1769 से 1772 के बीच में, 1/3 पॉपुलेशन खत्म हो गया बंगाल का, उस इतना ये लोग लूटा उस समय, ठीक है। ये समझिए। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो था गवर्नर जनरल, गवर्नर बना, बंगाल का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जो ये डायरकी लोग स्टेब्लिश किया था, इसको डुअल गवर्नमेंट जो रॉबर्ट क्लाइव स्टेब्लिश किया था 1765 में, वो हटाया, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ही निजामत और दीवानी दोनों ही राइट्स को अपनाया, ठीक है। बक्सर हुआ कि प्लासी कॉन्स्पिरेसी था, इसमें ब्रिटिश मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखा, कंपनी डिफेक्टो लीडर बना यहाँ पे, डुअल गवर्नमेंट वाला काम किया, इन लोग को बहुत मार पिटाई हुआ। दीवानी राइट्स बंगाल बिहार उड़ीसा का, डिफीटिंग बोथ द मुगल एम्परर और नवाब ऑफ अवध, तो पारामाउंट पावर बना नॉर्थ इंडिया में, भौकाली छा गया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम द डी फैक्टो सोवरेन पावर इन बंगाल। अब हम लोग समझते हैं एंग्लो मैसूर वार को, ठीक है। अब 1764 तक का समय आ गया है। पूरा पावर पैसा वैसा इन लोग के पास, नॉर्दर्न इंडिया जीत गया। अब नीचे देखिएगा तो भैया, आ, तो जो मैसूर था आपको, दे फॉट ब्रिटिश ऑन देयर ओन इकोनॉमिक एंड इक्वल इकोनॉमिक और मिलिट्री टर्म पे लड़ा। तो पहले आप देखिए, मैसूर में हैदर अली, जो कि आर्मी वॉडियर फैमिली में एक सोल्जर था, उसके अंदर मैसूर घराना बड़ा हुआ, ठीक है। तो मालाबार कोस्ट में अगर आप देखिएगा, वहां पे हैदर अली का कंट्रोल होने लगा, ठीक है। तो मैसूर का फ्रेंडशिप फ्रांस के साथ था, ये चीज जानना है, ठीक है। तो ब्रिटिश क्या किया, हैदराबाद के निजाम के साथ और मराठा के साथ मिलकर एक अलायंस किया, ताकि मैसूर को रोका जा सके, ठीक है। तो हैदर अली उसको न्यूट्रलाइज किया, और ट्रीटी ऑफ मद्रास होता है 1769 में। तो 1767 से 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास में इक्वल तरीके से ट्रीटी होता है, और बोला जाता है कि इंग्लिश का दोनों एक दूसरे को मदद करेगा, कोई अटैक होगा, ठीक है। फिर एक 10 साल शांति हो जाता है 1780 में, जब मराठा आर्मी अटैक करता है मद्रास इस पे मैसूर पे, तो ट्रीटी ऑफ मद्रास को तोड़ दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा, कोई मदद करने के लिए नहीं जाता है। तो हैदर अली जो है फ्रेंच को रिसोर्सफुल मानता है, और आर्मी रिक्वायरमेंट्स फ्रेंच से पूरा करता है, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ होता है, ट्रिगर होता है, ब्रिटिश क्या करता है, जो माहे पोर्ट है वहां पे, जो हैदर अली के अंदर फ्रेंच पोर्ट था, वहां पे उस पे ये कर देता है। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वहां चलते रहता है, तो उसका भी खुनाए रहता है लोग, ठीक है। तो हैदर अली तो एक ट्राइपार्टाइट अलायंस बनाता है, ठीक है, मराठा निजाम और हैदर अली अगेंस्ट ब्रिटिश, ठीक है। तो हैदर अली अब एक ऑफेंसिव लॉन्च कर देता है ब्रिटिश का आर्कोट के साथ, ठीक है। तो सेकेंड माइसलो वार स्टार्ट हो जाता है 1780 से 1784 के बीच में। तो अलायंस कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। तो हैदर को अलग कर देता है, और तो हैदर अली डिफीट हो जाता है एट बैटल ऑफ पोर्टो नोवो 1781 में, और हैदर मिड वे ही मर जाता है, मतलब कैंसर से मर जाता है, ठीक है। तो टीपू अब सुल्तान लड़ता है बैटल आगे, बट फिर ट्रीटी ऑफ मंगलोर साइन हो जाता है 1784 में, ठीक है। तो वॉर इनकंक्लूसिव होता है, तो दोनों एक दूसरे का ये रिटर्न कर देता है। बेसिक सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में ये होता है। तो ट्रीटी ऑफ मंगलोर हुआ, बैटल ऑफ पोर्टो नोवो हुआ। पहला हुआ मद्रास, मामास, पहला हुआ मद्रास, दूसरा हुआ मंगलोर, फिर तीसरा हुआ सेरिंगपट्टनम, सेरिंगपट्टनम, ठीक है। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब होता है, 1790 से 1792 के बीच में, ठीक है। तो 1790 से 1792 के बीच में क्यों हुआ, क्योंकि 1785 में क्या होता है कि जो टीपू है वो क्या करता है कि एक्सपोर्ट एम्बार्गो लगा देता है कुछ कुछ चीज में, पेपर में, कार्डमम में, सैंडलवुड में, और यूरोपियन मर्चेंट्स के साथ ट्रेड को रोक देता है, ठीक है। तो टीपू सुल्तान तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस करने की कोशिश करता है, पहला चीज। दूसरा, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करता है टीपू, डॉकयार्ड बनाता है, फ्रेंच मिलिट्री ड्रिल को, पर्शियन मिलिट्री मैनुअल, जैसे कि फतुल मुजाहिदीन, तो ये सब। फ्रेंच पोर्ट माहे का आर्म्स इंपोर्ट्स के लिए यूज करता है। डिप्लोमेसी में एम्बेसी भेजता है ओटोमन टू उसके बाद फ्रांस के पास फॉर अलायंस, ठीक है। तो ब्रिटिश को लगता है कि दिक्कत है, तो ट्री ऑफ लिबर्टी भी बनाता है सेरिंगपट्टनम में, जैकोबिन्स क्लब का मेंबर बन जाता है। तो स्पार्क कैसे होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एलाय होता है ट्रावनकोर, ठीक है। तो ट्रावनकोर, टीपू सोचता है कि जो फोर्ट जो है, कन्नौर का फोर्ट और जालकोटल का फोर्ट, ट्रावनकोर से डच का, ठीक है, वो डच से खरीद लेते हैं, ठीक है।
तो हाँ, ना बेसिकली था कि जो कन्नौर में द परचेस ऑफ जो ब्रिटिश जो है जो जल कट्टोल और कन्नौर का फोर्ट खरीदा इज द वायलेशन ऑफ सोवरेन राइट्स एज द फोर्ट्स वेयर द बोला जाता है कि जो फोर्ट है वो लोग सोच रहा था कि फ्यूडेटरी स्टेट है, ठीक है। और ट्रावनकोर सोल सोर्स था पेपर का ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रावनकोर को भी छोड़ना नहीं चाहता था। तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि टीपू अटैक कर देता है 1790 में ट्रावनकोर में, ठीक है, ये चीज समझिए। तो ब्रिटिश उस समय यहाँ पे कॉर्नवालिस रहता है, वो उसको एक्सक्यूज समझता है और वॉर डिक्लेयर कर देता है, एक एंटी टीपू अलायंस बनाता है मराठा और निजाम के साथ। और ये जो कोएलिशन अल्टीमेटली टीपू को हराता है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम होता है 1792 में। तो मैसूर का आधा टेरिटरी लोग ले लेता है, ठीक है। बड़ा महल, डिंडीगुल, मालाबर ब्रिटिश को चल जाता है। तुंगभद्रा का उधर वाला जो है इस सब में मराठा को चला जाता है। कृष्णा पेन्नार वाला निजाम को चला जाता है, ठीक है। 3 करोड़ लेता है, टीपू का बेटा सबको होस्टेज में ले जाता है, ठीक है। थर्ड एंग्लो मैसूर वाज a deliberate battle started by Cornwallis to destroy Tipu's dominant position in south, ठीक है। तो Tipu's failure was a tragedy for him and his subcontinent, for his defeat means the end of the first war round of struggle for freedom, ठीक है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार फिर 1799 में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो 1792 में ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम हुआ। तो 1792 से 1799 के बीच में दोनों ही ब्रिटिश टीपू अपना अपना लॉस को रिकूप करता है, ठीक है। तो जब हिंदू रूलर जो वाडिया डायनेस्टी का था वो डाई हो जाता है, तो टीपू अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर देता है 1796 में, अपने लास्ट लास्ट में किया है, ठीक है। तो 1798 में जो वेलेस्ली है जब वो आता है, वो बोलता है कि भैया फ्रेंच के साथ जो वेलेस्ली क्या करता है, टीपू का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को छीनना है, ठीक है। टीपू अरबिया, अफगानिस्तान, अपोजिशन टीपू वर्सलीज बहुत जगह एम्बेसी भेजता है अपना, ठीक है। तो ये लोग सोचता है कि टीपू कुछ प्लॉट कर रहा है, तो टीपू को खिलाफ ये लोग फिर वॉर करता है। टीपू हारता है इसमें और ऑल इसका सारा ट्रेजर कॉन्फिस्केट कर देता है। आर्थर वेलेस्ली लीड करता है, तो लॉर्ड वेलेस्ली भी है, आर्थर वेलेस्ली ब्रिटिश आर्मी को लीड करता है टीपू का वॉर में, ठीक है। फिर जो वाडिया रॉयल फैमिली का था वो एज अ सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस उसके तहत कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद आपको याद रखिए 1831 में विलियम बेंटिक जो है मैसूर को कंट्रोल में ले लेता है ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस। और 1881 में लॉर्ड रिपन रिस्टोर करता है इसको, ठीक है, ये भी याद रखना है। एनेक्स कर लेता है 1831 में ऑफ मैसूर ऑन ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस, एंड देन 1881 में फिर वाडिया डायनेस्टी को वापस लौटा देता है, ठीक है। तो जो फोर्थ वॉर था डिलिबरेट था, ब्रिटिश वेर अवेयर दैट द बैलेंस ऑफ पावर कुड नॉट रिमेन मेंटेन अंटिल टीपू वाज पावरफुल। तो टीपू को निपटाया जाता है। तो बेसिकली आप समझिए 4 वॉर हुआ है। 4 वॉर में पहला वॉर दूसरा वॉर तक तो उसका बाप ही था, हैदर अली था। दूसरा वॉर से टीपू कंटिन्यू किया। थर्ड वॉर भी कोई उसे लड़ नहीं पाया टीपू। तो मद्रास, मैंगलोर, सेरिंगपट्टनम, ठीक है, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। अब ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम के बाद जब फोर्थ एंग्लो वार होता था, फिर वेलेस्ली और बेंटिंग उंटिंग मिला के निपटा देता है इसको, ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। देखो पूरा मराठा इतिहास तो यही फ्लो चार्ट में ही है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ जो है इसको सनद मिलता था टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब बालाजी विश्वनाथ पेशवाई सिस्टम स्टार्ट किया था, तो जो मेन जो कॉन्फेडरेसी था वो बाजीराव एक बनाए थे 1720 से 1740, ठीक है। बहुत युद्ध लड़े, बेसाइड, आपका बैटल ऑफ आपका पालखेड़, फिर दिल्ली में कंक्वेस्ट, मालवा, गुजरात, बहुत जगह ये लोग गए, ठीक है। अब बालाजी बाजीराव एक जो थे ये अटक से कटक तक ले गए, ठीक है। और आपका 1761 में जब युद्ध खत्म होता है तो माधव राव और नारायण राव, तो बालाजी बाजीराव का जो बेटा था, ठीक है। तो ये माधव राव आपका युद्ध में ही मर जाते हैं, ठीक है। नारायण राव को रघुनाथ राव मर्डर कर देता है। और उसके बाद रघुनाथ राव सोचता है कि हमको बनाया जाएगा, पर माधव राव को बना दिया जाता है नाना फडणवीस की सहायता से, ठीक है। जब फिर माधव राव हटता है तब जाके बाजीराव टू बनता है। तो लास्ट पेशवा रहता है बाजीराव टू। तो इसका बाप जो रघुनाथ राव है ट्रीटी ऑफ सूरत कर लिया रहता है 1775 में। बेटा जो है बाजीराव टू आपका ट्रीटी ऑफ बसीन कर लेता है जाके ब्रिटिश के साथ, ठीक है। यही बेसिक खेला है इन लोग का। अब एंग्लो मराठा वॉर समझिए, देखिए आप 1792 तक आप लोग देखिएगा तो
टीपू से लड़ रहा है लोग यहाँ पे। आपका एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा है लगभग 1700 वहां से, जब 65 में खत्म करके आया तब से। अब मराठा क्योंकि बहुत शक्तिशाली था तो 1775 पे एक बार बात उठा। 1775 में इवेंट क्या हुआ होगा, माधवराव जो था इंटरनल, दो पेशवा माधवराव का जब डेथ हो गया 1700, माधवराव एक का 1775 में, ठीक है, ये प्री मेच्योर डेथ हुआ जो, तो इंटरनल सक्सेशन डिस्प्यूट हो गया। तो अब दिक्कत क्या हुआ कि जो नाना फडणवीस का जो काउंसिल था वो लोग बोला कि माधवराव टू को, तो दिक्कत हुआ कि जो रघुनाथ राव था वो बम्बई के जाके ट्रीटी ऑफ सूरत कर लिया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो दिल्ली ये बंगाल वाला था वो रिजेक्ट किया ट्रीटी ऑफ सूरत, क्योंकि ये बॉम्बे गवर्नमेंट के साथ कर लिया था, ठीक है। रघुबा बोला कि हम लोग अगर जीतते हैं तो सालसेट बसीन आपको दे देंगे विथ रेवेन्यू, और सूरत और भरूच का रेवेन्यू राइट्स भी दे देंगे, ठीक है। तो 2500 सोल्जर का एड देता है ब्रिटिश उसको, ठीक है। तो एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट होता है 1775 से 1782 का, तो बॉम्बे गवर्नमेंट और पूना रेजेंसी के बीच में, भाराभाई कौंसिल जो नाना फडणवीस द्वारा लीड हो रहा था, ठीक है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ पुरंदर होता है, ठीक है। तो जो कलकत्ता काउंसिल का है कर्नल अपटन और नाना फडणवीस के बीच में, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि राघोबा को पेंशन दिया जाएगा और ब्रिटिश को सालसेट मिल गया है, ठीक है, और बेसिन पे क्लेम में लोग छोड़ेगा, ठीक है। तो 1777 के बाद नाना फडणवीस क्या बोला कि फ्रेंच को अलाउ करता है वेस्ट कोस्ट चौल में, गुजरात में चौल जगह है, तो ब्रिटिश बोलता है कि ये जो ट्रीटी हुआ ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में उसका उल्लंघन है, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वडगांव होता है, ठीक है। तो पूना फोर्सेस और ब्रिटिश बॉम्बे गवर्नमेंट के बीच में होता है, तो ब्रिटिश इसमें डिफीट हो जाता है। तो जो भी टेरिटरी 1775 के बाद एक्वायर किया था, क्या ही किया था, सेलसेट एक्वायर किया था, वो सारा सारा, तो ट्रीटी ऑफ वडगांव याद रखिएगा कि वो ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी हुआ इन लोगों को, मतलब अच्छा है याद रखना है, ठीक है। तो कलकत्ता काउंसिल जो था रेटिफाई करने से मना कर दिया, ठीक है। तो एक बैटल ऑफ टालेगांव भी होता है, बैटल ऑफ वडगांव, बैटल ऑफ टालेगांव महाराजी सिंधिया के साथ, ठीक है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ सलवाई याद रखिए 1782 में, तो नाना फडणवीस और वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच में ट्रीटी ऑफ सलवाई होता है। तो जो ट्रीटी ऑफ सूरत हो रहा है आपका, ट्रीटी ऑफ, देखो ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है कलकत्ता काउंसिल के साथ हुआ है, ठीक है। और जो ट्रीटी ऑफ सूरत हो गया, ट्रीटी ऑफ वडगांव हो गया, ये आपका बॉम्बे गवर्नमेंट के साथ हुआ है। जो ट्रीटी ऑफ सलवाई है ये वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ हुआ है, ठीक है। तो आपका सेलसेट जो है ब्रिटेन के द्वारा रिटेन किया जाएगा, जो कि बसीन और जितना भी एनेक्स टेरिटरी है सब मराठा को लौटाया जाएगा। राघोबा जो है पेशवा के द्वारा पेंशन दिया जाएगा उसको, और दोनों एक दूसरे का एलाई को और यूरोपियन राइवल्स को मदद नहीं करेगा। ये लोग 1782 में ट्रीटी ऑफ सलवाई में हुआ, ठीक है। और बसिन कई लोग कंट्रोल के लिए बात हो रहा था, तो बसिन का कंट्रोल सबसे पहले यादव जो था आपका देवगिरी का, उन लोग के पास कंट्रोल था, फिर गुजरात में चल जाता है, फिर गुजरात से इन लोग कंट्रोल लेता है 1534 में, ठीक है। तो बहादुर शाह ट्रीटी ऑफ बसीन से दे देता है इन लोग को। फिर मराठा ले लेता है 1739 में, ठीक है। आपका ये बालाजी बाजीराव के समय में, चिमाजी अप्पा का कैंपेन में, फिर ब्रिटिश सीज कर लेता है एंग्लो मराठा वॉर में 1780 में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। फिर बसीन को फिर रिटर्न कर दिया जाता है ट्रीटी ऑफ आपका इसमें, ठीक है। फिर 20 साल का पीस हो जाता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो अभी टीपू को पेलने में लग गया है लोग, ठीक है। अब सेकेंड मराठा वॉर देखो 1792 खत्म हो गया टीपू, अब 1803 में अभी लोग मराठा के ऊपर धरेगा इसको। अब देखो क्या हुआ कि नाना फडणवीस मर जा रहे हैं 1800 में, ठीक है। तो मराठा लाइब्रेरी स्टार्ट हो जा रहा है किसके बीच में, होलकर के बीच में और पेशवा बालाजी पेशवा बाजीराव टू के बीच में, ठीक है। तो जसवंत राव होलकर, तो पुणे में डिफीट होने, बैटल ऑफ पुणे होता है, ठीक है, उसमें होलकर जीत जाता है। तो ये जो बाजीराव टू है वो जाके ट्रीटी ऑफ पुणे कर लेता है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ बसीन कर लेता है 1802 में लॉर्ड वेलेस्ली के साथ, ठीक है। अब ट्रीटी ऑफ बसीन में क्या क्या लोग बोल देता है कि भैया हम लोग सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करेंगे पगला, 26 लाख मेंटेनेंस के लिए देंगे ब्रिटिश ट्रूप्स को, और जो निजाम के ऊपर जो चौथ था उसको छोड़ देंगे, फॉरेन रिलेशन कंपनी का मानेंगे, और सूरत ब्रिटिश प्रोटेक्शन में दे देंगे, ठीक है। साइंड अवे द इंडिपेंडेंस ऑफ होल मराठा कॉन्फेडरेसी, ठीक है ना। ये एक बेकार सा बात था आपका, ये चीज़ आपको याद रखना होगा। इसके बाद अब बहुत सारा बैटल होगा। तो सिंधिया यूरोपियन स्टाइल से लड़ रहा था, तो ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ खो दिया था, इसलिए सिंधिया भी हार जाता है।
इस समय सबसे ताकतवर रहता है तुम्हारा होलकर ही रहता है, बट होलकर भी लास्ट में हार जाएगा आपका 1805 में ट्रीटी ऑफ राजघाट में। जसवंतराव होलकर हार जाएगा, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ देवगांव में आपका रघुजी टू जो है भोंसले कटक बेरर सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो आर्थर वेलेस्ली भेजता है साउथ में और लॉर्ड लेक को नॉर्थ में भेजा जाता है, ठीक है। तो ये जो ट्रीटी है मराठा जब सिंधिया भोंसले होलकर ये मराठा सोवर्निटी के लिए इंडेंजर्ड था, बट लेक ऑफ यूनिटी था, तो नीचे को आर्थर वेलेस्ली को भेजता है, ऊपर के लिए लॉर्ड लेक को भेजता है, ठीक है। तो बैटल ऑफ असाय होता है एक 1803 में, ठीक है। उसमें सिंधिया और भोंसले मिल के लड़ता है वेलेस्ली के खिलाफ, सब हारता है, ठीक है। तो सिंधिया के साथ आपका एक हुआ है ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजड़गांव, ठीक है। तो इसमें दौलत राव जो सिंधिया है यमुना गंगा का एरिया दे देता है, गुजरात बुंदेलखंड का बहुत सारा एरिया दे देता है, ठीक है। जो सिंधिया आपका ग्वालियर के है ना, सिंधिया, ठीक है। होलकर आपका, होलकर कहाँ का था? होलकर बेसिकली इस साइड का था होलकर। तो सिंधिया ग्वालियर का था, होलकर आपका इंदौर का था। तो जो आपका जसवंत राव होलकर है वो ट्रीटी ऑफ राजघाट में जसवंत राव होलकर पीस एक्सेप्ट करता है बट रिटेन मोस्ट ऑफ द टेरिटरी। तो ट्रीटी ऑफ राजघाट में तो जो वॉर हुआ, जब आपका सेकेंड मराठा वॉर हुआ, तो उसमें सिंधिया निपट गया, आपका भोंसले और ये लोग निपट गया, पर होलकर अभी बचा रहा, ठीक है। ये चीज याद रखिए। जो थर्ड वॉर होगा ना 1817 में, इसमें होलकर निपटेगा। अब क्या हुआ कि जो पिंडारी लोग हैं वो लॉर्ड हेस्टिंग्स को बोला लगा कि चलो जो पेशवा बाजीराव टू जो है ये लोग मदद कर रहा है इसका, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ जो बसीन है वो उसका ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो पेशवा क्या करता है, ब्रिटिश रेजिडेंसी पे अटैक करता है पूना में, तो वॉर बिगन होता है। तो हेस्टिंग्स एल्फिंस्टन और मालकम ये मिलके खत्म करता है, ठीक है। एक तरह से याद कीजिए होलकर को भी अब सेकंड वाले में निपटा दिया जाता है। तो बेसिकली ये याद रखिए बस, महिदपुर जो है 1817 में महिदपुर, तो होलकर भी क्रश हो गया, ठीक है। पिंडारी बैंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। तो कौन कौन लड़ा है, हेस्टिंग्स एल्फिंस्टन और मालकोल्म, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड कैंपेन था। तो भोंसलेस जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था तो उन लोग भी हार जाता है, पेशवा डिफीट होता है। और तो क्या क्या ट्रीटी हुआ, एक पूना का ट्रीटी हुआ 1817 में, तो पेशवा अपना टेरिटरी सीट करता है, ब्रिटिश कंट्रोल एक्सेप्ट, पेशवा से एबोलिश हो जाता है। बाजीराव टू को बिठूर भेज दिया जाता है, ठीक है। तो नाना साहेब इसी का बेटा है, बाजीराव टू का ही। फिर ग्वालियर में आपका सिंधिया क्योंकि न्यूट्रल रहता है, सेकंड थर्ड में लड़ता नहीं है। मांडसोर जो है तो सब्सिडरी अलायंस फाइनली बनता है एंड अपना टेरिटरी लॉस करता है ट्रीटी ऑफ मांडसोर में, ठीक है। तो मराठा कॉन्फेडरेसी यहाँ पे खत्म होता है, फाइनल कोलैप्स हो गया। ब्रिटिश प्राउंसी फ्रॉम सतलज से कैप कॉमरिन तक। अब असली में 1818 में बहुत खतरनाक समय है जब पूरा पावर में आ गया ब्रिटिश, ठीक है। एक बार सिंध का एनेक्सेशन समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो सिंध में ना आपको समझना होगा एक चीज कि भाई सिंधु रिवर था, तो सिंधु रिवर की इधर तरफ तुम्हारा पंजाब और सेंट्रल एशिया था, ठीक है। और एक तरफ रशियन का फियर था, ठीक है। तो सिंध की अगर कहानी सुने तो सबसे पहले अकबर एनेक्स किया था सिंध को मुगल अंपायर में, ठीक है। फिर तालपुर डायनेस्टी, तो तालपुर डायनेस्टी याद रखिए सिंध से संबंधित था, ठीक है। और कल्होरा डायनेस्टी मुगल को खत्म किया था, फिर तलहोरा डायनेस्टी तालपुर डायनेस्टी कल्होरा को रिप्लेस किया था, ठीक है। तो तालपुर का अमीर सब सिंध पे रूल करता था, ठीक है। ट्रीटी ऑफ इटरनल फ्रेंडशिप होता है, सिंध एग्री करता है कि हम लोग फ्रेंच के टेरिटरी में हम लोग फ्रेंच को ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद ट्रीटी क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री ट्रेड मिलेगा सिंध में, बट कोई कंटोनमेंट या सेटलमेंट नहीं बनेगा 1832 में, ठीक है। पर जब ग्रेट गेम स्टार्ट होता है वहां पे, क्योंकि 1819 तक आपका यहाँ पे साफ हो गया है, 1818 तक अब कहाँ देखेगा ये लोग। तो ब्रिटिश रणजीत सिंह और शाह शुजा, तो ये ट्राइपार्टाइट होता है। जो शाह शुजा को अफगान में ये करने के लिए वापस बैठाने के लिए, ठीक है। तो जो अफगान दुरानी क्लेमेंट को वहां पे रिस्टोर करने का बात होता है, ठीक है। तो ब्रिटिश रणजीत सिंह और शाह शुजा, ठीक है। तो तालपुर का जो आमिर है उन लोग को ये करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि ब्रिटेन को एक सिक्योर पैसेज चाहिए था अफगान एक्सपीडिशन में। और रंजीत सिंह के साथ अलायंस था इन लोग का, तो ये लोग थ्रेटन भी था, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखना है। तो बेसिकली क्या होता है,
लॉर्ड एलन बरो का नाम याद रखना है आपको। लॉर्ड एलन बरो, चार्ल्स नेपियर, ठीक है। ये लोग आपका सिंध वाले में जाता है 1843 में, तो 1842 से 1844 आपका सिंध एनेक्सेशन होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है।